हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 27 अक्टूबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर प्रश्न को। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गिनी की खाड़ी में। अब देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो है नौसैनिक अभ्यास हुआ है, यह पहली बार यह अभ्यास हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो यह गिनी की खाड़ी में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज भाग ले रहा है? तो INS सुमेधा जो है भारत की तरफ से इसमें भाग ले रहा है। अब देखते हैं कि जो है गिनी की खाड़ी की लोकेशन क्या है। तो ये मैंने छोटा सा अफ्रीका महाद्वीप बना के रखा है। तो आप देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप बना के रखा है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला भाग होता है, यहीं पे जो है आपको मिल जाएगा गिनी की खाड़ी। ये आपका जो है गिनी की खाड़ी है। और इसी के जस्ट पास जो है एक देश है जिसका क्या नाम है? नाइजीरिया। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा देश है आपका अल्जीरिया। सबसे बड़ा पॉपुलेशन के नज़र से सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का। और सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। यहीं पे गिनी की खाड़ी में भारतीय सेना और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है पहली बार नौसेना अभ्यास हुआ है, इसको याद रखना। आप देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1557 ईस्वी में। और किस संधि के तहत? तो रोम की संधि के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो है टोटल 27 देश हैं। अभी हाल ही में इंग्लैंड जो है इससे ब्रेग्जिट के माध्यम से बाहर हो गया। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। और इस देशों के जो सदस्य देश हैं उनके यहाँ पे कौन सी मुद्रा यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं यूरो। और यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो वो क्रोएशिया है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट जो विभिन्न अभ्यास हुए हैं विभिन्न देशों के साथ, उसको देख लेते हैं। जैसे डेजर्ट फ्लैग और जायद तलवार, ये किसके बीच हुआ है? तो ये दोनों अभ्यास जो है इंडिया और UAE के बीच हुआ है। नेक्स्ट है साल्वेक्स अभ्यास, तर्कस अभ्यास, वज्र प्रहार अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास। ये जो है किसके बीच हुआ है? तो ये चारों अभ्यास जो है इंडिया और USA के बीच हुआ है। कौन कौन से? साल्वेक्स, तर्कस, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, ये सभी जो है इंडिया और भारत के बीच अभ्यास हुआ है। और रणविजय अभ्यास जो है ये कहाँ पे अभी हुआ है? तो यह प्रयागराज में हुआ है। किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन जो है प्रयागराज में किया गया है, जिसे रणविजय अभ्यास कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है सेकेंड करंट अफेयर का। हाल ही में अमेरिका प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? अमेरिका प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक जॉनसन। अब देखते हैं, हम आपको बता दें कि अमेरिकी जो प्रतिनिधि सभा है उसका भारत से मतलब भारत के किस जो है सभा से संबंधित है। जैसे अपने यहाँ पे संसद बोलते हैं, वहीं USA में जो है संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। अपने यहाँ पे राज्यसभा होता है जिसे अपर सदन, और लोकसभा होता है जिसे लोअर सदन कहते हैं। तो अपर सदन जो होता है USA का जो कांग्रेस का सदन होता है, इसमें जो है अपर सदन को क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। और वहीं लोअर सदन को क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा। लोअर सदन यानी कि वहाँ की जो लोकसभा है उसमें जो है इस समय प्रतिनिधि सभा के जो स्पीकर चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं माइक जॉनसन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? माइक जॉनसन जो है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे यहाँ पे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहले स्पीकर थे। इसके बाद प्रथम भारतीय महिला स्पीकर कौन थी लोकसभा की? तो ये थे मीरा कुमार। और प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ये हैं ओम बिरला जी, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू फोबिया के खिलाफ पहला प्रस्ताव पास करने वाला अमेरिका का कौन सा प्रांत था? तो यह था जॉर्जिया प्रांत। अमेरिका का कौन सा प्रांत था? तो अमेरिका का जॉर्जिया प्रांत है, जिन्होंने हिंदू फोबिया के खिलाफ पहला प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो यह है भगवान सत्यनारायण मंदिर। और यह कहाँ पे है? अमेरिका के प्रांत न्यू जर्सी प्रांत में यह
बनाया गया है। इससे जो है भारत का मतलब भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर सत्यनारायण मंदिर है। यूएसए के न्यू जर्सी प्रांत में बनाया गया है। और भारत के बाहर पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो यह है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है और यह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है येलो स्टोन नेशनल पार्क, यह कहाँ है, तो यह भी यूएसए में है और यह जो है विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है। अब देखते हैं कि सिद्धार्थ बाबू का संबंध किस खेल से है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निशानेबाजी से यानी शूटिंग से। एशियन पैरा गेम्स जो कि चौथे क्रम का अब की बार आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पे, हांगजो चीन में। यहीं पे जो है 19वें क्रम का एशियन गेम भी आयोजन किया गया था। अब देखते हैं कि जो है भारत जो है इस समय एशियन पैरा गेम्स में चौथे क्रम में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीत लिया है, यानी कि 2018 का भारत खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि 2018 का आयोजन एशियन गेम्स का कहाँ किया गया था, एशियन पैरा गेम्स का, तो यह किया गया था इंडोनेशिया में। और इसमें जो है भारत ने टोटल 72 पदक जीते थे। और वहीं जो है जो चौथे क्रम का है जो चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है 2023 का, इसमें भारत ने अब तक जो है 82 पदक जीत लिए हैं। अभी 2 दिन ये खेल होगा, यानी कि आज और कल होगा। हो सकता है भारत जो है अपना 100वां पदक पूरा यहीं पे कर ले। तो देखिए आप कि जो है सिद्धार्थ बाबू का संबंध किससे हो जाएगा, तो इनका संबंध हो जाएगा निशानेबाजी से, याद रखना। और इन्होंने निशानेबाजी में क्या जीता है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब देखते हैं जो विभिन्न पैरा एथलीट हैं उनके बारे में कि उनका संबंध किससे है। तो प्राची यादव का संबंध जो है किससे है, पैराडोंगी से, इनका खेल पैराडोंगी है। सुमित अंतल का इनका भाला फेंक खेल है। अवनी लेखरा का इनका निशानेबाजी है। और सुंदर सिंह गुज्जर इनका भी संबंध भाला फेंक से है। इन सभी ने मिलकर क्या जीत लिया है, अपने खेलों के प्रदर्शन में अच्छा प्रभाव के कारण इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एशियन गेम्स, जिसका आयोजन 19वें क्रम का था और इसका आयोजन भी हांगजो चीन में हुआ था। तो एशियन गेम्स या 19वें क्रम का था। भारत ने इसमें टोटल 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड थे और इस हिसाब से भारत का रैंक चौथा है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर जापान है, तीसरे पे साउथ कोरिया है, चौथे पे अपना प्यारा भारत है। तो भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं और 28 गोल्ड। और 2026 में एशियन गेम्स कहाँ होगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा जापान में। और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है 4, 27वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ। 27वें राष्ट्रीय खेलों का पहली बार आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो यह पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, गोवा में। और गोवा का कौन सा स्टेडियम है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या है, तो यह मोगा है। आप याद कर सकते हैं, मोगा गा से गोवा हो जाएगा और लास्ट में इसको ऐसे मैच कराएंगे। गोवा में जो हुआ था उसमें भी लास्ट में गा आ रहा था, तो ऐसे मैच कराएंगे तो याद हो जाएगा। और आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा, ये तो याद ही हो जाएगा क्योंकि लास्ट में गोवा आ रहा है, तो इसको याद कर ले जाएंगे। मोगा शुभंकर है और इस 37वें खेल का आयोजन गोवा में हो रहा है। किस स्टेडियम में, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, पहले नेशनल गेम्स का आयोजन जो है कहाँ किया गया था, तो पहले नेशनल गेम्स का यानी कि आयोजन कहाँ किया गया था, लाहौर में। और कब किया गया था, तो 1924 में। 1924 में पहला नेशनल गेम आयोजित किया गया था लाहौर में। और इस समय जो है इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका आदर्श वाक्य था गेट सेट प्ले। यह इसका आदर्श वाक्य था। 37वां गोवा में होगा। 38वां कहाँ पे होगा, 38वां नेशनल गेम कहाँ होगा, तो यह होगा यूके उत्तराखंड में। और 36वां कहाँ हुआ था, तो 36वां नेशनल गेम हुआ था गुजरात में। और इसका शुभंकर क्या था, तो सावज था। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला था, तो महाराष्ट्र को मिला था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था पाली रोहट राजस्थान में। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT कानपुर।
अब देखते हैं कि एयरबस और आईआईटी कानपुर इनके बीच जो समझौता हुआ है, किस लिए समझौता हुआ है? एरोस्पेस, आप यहाँ देख सकते हैं, एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा समझौता हुआ है? एरोस्पेस और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और आईआईटी के बीच, आईआईटी कानपुर के बीच समझौता हुआ है। एयरबस कहाँ की कंपनी है? तो एयरबस कंपनी है फ्रांस की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है C295 एयरक्राफ्ट जो है यह किस देश से भारत में आएगा? तो यह भारत से, स्पेन से भारत में आएगा। लेकिन पूरा जो है जहाज बन के नहीं आएगा, कुछ ही 6 जहाज, शायद 16 जहाज जो है जापान से स्पेन से बन के भारत में आएगा, और बाकी के जो जहाज हैं वो बड़ोदरा गुजरात में बनेगा। इसमें जो है स्पेन की कंपनी और टाटा, अपने भारत की टाटा कंपनी मिलके जो है इस पर कार्य करेगी, और इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? बड़ोदरा गुजरात में। C295 एयरक्राफ्ट किस देश से आ रहा है भारत में? तो स्पेन से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखते हैं प्रोजेक्ट काटरो, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया था। और क्यों शुरू किया गया था? वायु प्रदूषण को मापने के लिए प्रोजेक्ट काटरो शुरू किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास का जो है पहला कैंपस जो विदेशों में खोला गया है, वह कहाँ खोला गया? वह जंजीबार में खोला गया। जंजीबार यानी तंजानिया में एक द्वीप का नाम है, इसे जो है लॉन्ग द्वीप भी कहते हैं। यहाँ पे जो है आईआईटी मद्रास का पहला कैंपस खोला गया है। और इस कैंपस की पहली हेड कौन होंगी? तो इनका नाम है प्रीति अगलायन। याद रखना, क्या नाम है? प्रीति अगलायन। अब हम अपने छठे प्रश्न को देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। गौरी का सफल परीक्षण किसने किया? पाकिस्तान। अब देखते हैं कि गौरी यह एक मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? तो यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको याद रखना। और इस गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है, इसको भी याद रखना। और इसका रेंज कितना है? गौरी मिसाइल का रेंज कितना है? तो यह 1300 से 1500 किलोमीटर रेंज की यह मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एक और मिसाइल अबाबील का परीक्षण किया था। उसके कुछ समय पहले शाहीन का और गजनबी का भी मिसाइल का परीक्षण किया था। तो आप याद कर सकते हैं पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 4 मिसाइलों का परीक्षण किया है। एक गौरी, अबाबील, शाहीन और गजनबी, ये चारों बैलिस्टिक मिसाइल किसकी हैं? तो यह पाकिस्तान की हैं। अब आपको नल्ले पाकिस्तान की लोकेशन दिखाने वाले हैं। मैंने ये छोटा सा चमगादड़ की तरह, ठीक है, ये बत्तख की तरह एक मैप बना के रखा है जो कि पाकिस्तान का है। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो आप देख सकते हैं, इधर जो है अफगानिस्तान है, और इसके पूर्व में ये जो है गुजरात का भाग है, यानी कि ये अपना पूरा भारत है। और यहाँ पे जो है अरब सागर है, याद रखना। और इसके पीछे जो है किस देश से सीमा बनाता है? तो ये पूरा जो है ईरान से सीमा पाकिस्तान बनाता है। ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं? पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। और पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। और पोटवार का पठार जो है कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत श्रेणियों के बीच जो है पोटवार का पठार स्थित है। अब आपको दिखा दें, ये आपका हो जाएगा रेड कलर का जो पेन से बना, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी हो जाएगा। और उसके जस्ट नीचे से और यही हिंदू कुश से निकलते हुए सुलेमान की पहाड़ी है। और इसी दोनों के बीच में क्या स्थित है? तो इन्हीं दोनों के बीच पोटवार का पठार स्थित है। याद रखना, पोटवार का पठार कहाँ पे है? तो यह पाकिस्तान में है। ग्वादर पोर्ट जो कि आप देख सकते हैं अरब सागर के पास जो है बनाया गया है, किसके द्वारा? तो ये ग्वादर पोर्ट जो है बनाया गया है पाकिस्तान के द्वारा। यह चीन के द्वारा ग्वादर पोर्ट बनाया गया है जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि खैबर व फतेह मिसाइल यह किस देश की है? तो यह जो है ईरान देश की है। खैबर व फतेह मिसाइल किसकी है? तो ईरान की है। जिरकॉन एक मिसाइल है, किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। और किस देश की है? तो यह रसिया की है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन है। और नूरी किस देश का मिसाइल है? तो यह साउथ कोरिया का है। और नूर जो है यह ईरान का है। नूर ईरान का है और नूरी साउथ कोरिया का है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 7वां, हाल ही में चर्चा में रही जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? किस राज्य से इसका संबंध है जामरानी बहुउद्देशीय परियोजना का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी उत्तराखंड से। अब देखते हैं कि जाम रानी बांध परियोजना, यह जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और यह किस शहर में है उत्तराखंड के, तो यह नैनीताल में है। और किस नदी पर है, तो यह गोला नदी पर है, जो कि रामगंगा नदी की सहायक नदी है। यह रामगंगा नदी की सहायक नदी है गोला नदी। और चर्चा में इस समय क्यों बना हुआ है, क्योंकि पीएम कृषि सिंचाई परियोजना में यह शामिल कर लिया गया है। यह जो है बांध, बहुउद्देशीय बांध पीएम कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया है, इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है। इससे जो है जल विद्युत और पानी की सिंचाई के लिए और बांधों को निर्माण के लिए, बहुउद्देशीय का मतलब होता है विभिन्न उद्देश्य के लिए, इसकी आपूर्ति के लिए इस प्रकार के बांध बनाए जाते हैं। जैसे सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए बांधों का निर्माण करके छोटे छोटे भागों में जो है बिजली उत्पादन करना, यही सब उद्देश्य के लिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो जाम रानी बांध का संबंध हो जाएगा उत्तराखंड से। अब देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यह कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड में, यूके यानी उत्तराखंड में। अलमाटी बांध यह कहाँ पे है, तो यह है कृष्णा नदी पर। अलमाटी, माटी कौन खाते थे, कृष्ण भगवान, तो इसे याद कर सकते हैं। अलमाटी बांध कहाँ पर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। और कहाँ है, यह कर्नाटक में है। मैटूर बांध कहाँ है, तो यह कावेरी नदी पर है। और कहाँ पे है, किस राज्य में, तो यह तमिलनाडु में। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। हीराकुंड बांध यह कहाँ है, महानदी पर। और किस राज्य में है, तो यह है ओडिशा में। ठीक है, यह कहाँ है, तो यह ओडिशा में है, इसको भी याद रखना। हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ। 7वां संस्करण इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस इसका 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में है। यहाँ पे इसका आरंभ किया गया है और किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। इसकी जो है थीम क्या है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसकी थीम है। और इस पर चर्चा किस बात पे होगी, 5G पर, 6G पर, AI आधारित रोबोटिक्स जो होते हैं उन पर जो है इस पर चर्चा होने वाली है। आप देख ही रहे हैं कि इस समय जो है पूरे विश्व में एक ही चीज पर 5G, 6G, AI रोबोटिक्स पर चर्चा हो रही है, तो इसका भी यहाँ पे चर्चा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा है। भारत मंडपम के सामने किसकी प्रतिमा बनाई गई है, तो यह नटराज की मूर्ति बनाई गई है, जो कि भगवान शिव के तांडव रूप को प्रदर्शित करती है। और यह भी नई दिल्ली में स्थापित है। P20 का आयोजन कहाँ किया गया है, P20 का आयोजन किया गया है यशोभूमि, जो कि भारत मंडपम के सामने इसको भी बनाया गया है। याद रखना, नटराज, यशोभूमि ये सभी जो है भारत मंडपम के सामने नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो यह करे थे अंबिकाचरण मजमूदार जी। किसने करे थे, तो अंबिकाचरण मजमूदार जी ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कब यह अध्यक्षता हुई थी, तो यह अध्यक्षता हुई थी 1916 में। इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ फिर आके मंच पर अपना कार्य करने लगे थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो हरिपुरा की अधिवेशन की अध्यक्षता करे थे SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1938 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा राजकुमार राव। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि नेशनल आइकन जो है बनाया गया है 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं। किस किस राज्य में चुनाव होना है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और मिजोरम में। ये 5 राज्यों में चुनाव होना है। कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन सभी राज्यों में चुनाव होना है। जिसके लिए नेशनल आइकन किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है राजकुमार राव को। इन्हें ही क्यों बनाया गया, बाकी के ऑप्शन में क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि इन्होंने अभी इनके कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, न्यूटन मूवी आई थी, जिसमें जो है ये छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए विभिन्न कार्य करके जो है चुनाव को उसको अच्छे से आयोजित करवाते हैं। इसलिए इन्हें जो है अब की बार राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। इनका फिल्म कौन सा है, न्यूटन फिल्म है। इसलिए इन्हें कुछ दिन तक जो है क्या कहा गया था, चर्चा में फिल्म के बने होने के कारण न्यूटन राव भी कहे जाते थे। याद रखना। नेक्स्ट है कि वोट डालने की उम्र जो है पहले 21 वर्ष थी, उसके बाद 18 वर्ष कब कर दी गई,
तो यह कर दी गई थी 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और यह कब किया गया था, तो 1989 में। ठीक है, 1989 में जो है वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सभी की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो इनकी एज होनी चाहिए 35 वर्ष। लोकसभा के जो एमपी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर और सीएम, इन सभी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इन सभी के चुनाव के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, ये भी याद रखना। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कतर। 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा किसने सुनाई है, तो यह सुनाई है कतर सरकार ने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कतर जो है इसने क्यों सुनाई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो है ये 8 पूर्व भारतीय जो है जासूसी कर रहे थे, और इनको सजा जो है किस अदालत ने सुनाई है, तो फिलहाल अभी जो है निचली अदालत ने सुनाया है। मुद्दा जो है बड़ी अदालत में पहुंच गया है। अब देखते हैं कि आगे का कार्रवाई क्या होता है। अभी तक तो है निचली अदालत के द्वारा जो है इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। और कतर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा जो तीसरा गैस भंडार उत्पादक करता है। तीसरा प्राकृतिक गैस भंडार उत्पादक करने वाला देश कौन सा है, तो यह कतर है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि निचली अदालत के द्वारा जो है 8 पूर्व भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है। ठीक है, ये नौसैनिक थे, इनका अनुमान था कि ये हमारे यहाँ पे जासूसी कर रहे थे, इसलिए इन्हें जो है मौत की सजा सुनाई गई है निचली अदालत के द्वारा। लेकिन मुद्दा जो है अभी ऊपरी अदालत में पहुंच गया है। अब जैसा अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। फिर कल मिलते हैं। आप सभी को अगर इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे इसका PDF ले सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।